हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्लास 10th का रिज़ल्ट आ चुका है। अलग अलग स्टेट में इन्हीं दिनों में 10वीं क्लास का रिज़ल्ट घोषित किया गया और जैसे ही 10th क्लास का रिज़ल्ट आता है, स्टूडेंट्स के बीच में और उसके साथ साथ पेरेंट्स के बीच में एक टेंशन का माहौल पैदा हो जाता है कि आखिर 10वीं के बाद अब कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया जाए। हम लोग आर्ट्स में जाएँ, साइंस में जाएँ, कॉमर्स में जाएँ, आखिर करें तो क्या? क्यों है ये कन्फ्यूज़न? क्योंकि हर बच्चा आगे जाके करियर में सक्सेसफुल होना चाहता है, एक बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है। तो एट द सेम टाइम पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा आज ही सही डायरेक्शन में जाए और उसके करियर को एक दिशा मिले। लेकिन ये सारी बातें इस डिसीज़न पे निर्भर करती हैं कि 10वीं के बाद में आप कौन-सा विषय चुनते हैं और उसी के हिसाब से आगे का आपका करियर डिसाइड होगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न बन जाता है। अब इसमें छोटी-छोटी दुविधाएँ हैं। अगर हम उन दुविधाओं को एक बार समझ लें कि क्या दिक्कतें आती हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो शायद आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो अगर आपके मन में भी ऐसी कोई परेशानी है, आप भी गाइडेंस इस विषय में चाहते हैं, तो आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से स्ट्रीम के अंदर, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में किस में क्या खास बात है, किस में क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट आफ्टर 10th, 10वीं के बाद आखिर क्या। अब देखिए, आपका पूरा का पूरा कैरियर इसी बात पे निर्भर करेगा। सारी परेशानी की जड़ यही है, क्योंकि अगर 10वीं में आपने सब्जेक्ट गलत ले लिया तो हो सकता है कि आगे जाके जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे या हायर एजुकेशन के बाद जब आप कैरियर की ऊंचाइयों को छूना चाहेंगे, तो हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट आपके बीच में आ जाए और वो ये बोले कि नहीं नहीं, आप तो साइंस बैकग्राउंड से, आप ये वाला काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए सही डिसीजन लेना आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जिस समय आप ये निर्णय ले रहे हो, उस निर्णय को लेते समय कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए। मैंने यहाँ पे जो फैक्टर्स लिए हैं, ये फैक्टर्स जस्ट एक आइडिया है, एक आपको गाइडेंस देने के लिए है। आप इसके अलावा भी अपने जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स हो सकते हैं, उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहला है कि विषय का चुनाव कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है कि हम आर्ट्स चुनना चाहते हैं, हम साइंस चुनना चाहते हैं, साइंस में भी हम लोग बायोलॉजी में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं या कॉमर्स को चूज़ करें, आखिर कैसे चुनाव करें। इस चुनाव के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका क्या पर्टिकुलर किसी विषय में इंटरेस्ट है। क्या आप आर्ट्स की तरफ, ह्यूमैनिटी की तरफ ज़्यादा झुकाव है आपका? क्या आप कला संबंधी चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं? क्या आप क्रिएटिव नेचर के हैं? क्या आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद है? क्या आपको लगता है कि आपका साइंस के अंदर जुड़ाव थोड़ा सा ज़्यादा है, वहाँ पे आप ज़्यादा फोकस कर पाते हैं? या क्या आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग है? या फिर क्या आपके परिवार में हिसाब किताब का या ऐसा कोई माहौल है? तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट पहचानिए कि आप किस सब्जेक्ट के साथ में कंफर्टेबल है, क्योंकि आगे जाके संभावना किसी सब्जेक्ट में कितनी ही हो, अगर आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप किसी सब्जेक्ट में आप जुड़ाव महसूस नहीं करते, तो वो पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। और हमेशा याद रखिए, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले अपनी रुचि, अपनी पसंद, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पहचानिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस सब्जेक्ट की तरफ आप ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं। साथ के साथ ये देखिए कि हर सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग कैरियर ऑप्शंस होते हैं, तो देखिए कि कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है। इस आधार पर अपना मन बनाइए कि मैं इस सब्जेक्ट के साथ में जाना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और छोटे छोटे फैक्टर्स होंगे। क्या क्या फैक्टर होंगे? पहला फैक्टर है आपका इंटरेस्ट, जिस पे हमने चर्चा की। दूसरा फैक्टर मैंने बताया कैरियर ऑप्शंस की संख्या, कि कहाँ पे कैरियर ऑप्शंस की संख्या ज़्यादा है। अब इसके साथ साथ तीसरे फैक्टर को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जो है वर्सेटिलिटी, मतलब कौन सा ऑप्शन कितना वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल होने का मतलब है कुछ ऐसे कैरियर ऑप्शन होते हैं जहाँ पे आप सीधा एक डायरेक्शन में चल सकते हैं, फिर मल्टीपल चॉइसेस आपको नहीं मिलेंगी। तो कुछ ऐसे कैरियर हो सकते हैं जहां पे आपके पास आगे जाके बहुत सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप कॉमर्स के साथ में जाते हैं, ये जस्ट एन एग्जांपल है। कॉमर्स के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि कॉमर्स के अंदर जाने के बाद में आप सिर्फ वही कोर्सेज या वही कैरियर आगे परस्यू कर सकते हो जो कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ जाएं, तो आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज के अलावा भी बाकी चीज़ें भी कर सकते हो जिनका इंजीनियरिंग से संबंध नहीं है। तो हमेशा उस ऑप्शन के साथ जाएँ जहाँ पर आपकी एक स्ट्रिक्ट लाइन के साथ साथ मल्टीपल ऑप्शन हो। आप दूसरे ऑप्शन की तरफ फ्यूचर में कभी मुड़ना चाहें, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें, तो आपके रास्ते में रोड़े ना पड़े, कोई बाधा वहाँ पे ब्लॉकेज ना हो।
सबसे ज़रूरी चीज़ वो है गोल। अगर आपने अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पहले ही बना लिया है, हालांकि मैं ऐसा मानता हूं कि आजकल के बच्चे बहुत एडवांस्ड हैं और उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया होता है कि मैं फ्यूचर में जाके क्या बनूंगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है आपका लक्ष्य हो, आपका नहीं तो आपके पेरेंट्स का लक्ष्य हो कि बच्चे को क्या बनाना है। तो अगर मान लीजिए कि आपके मन में, पेरेंट्स से मैं स्पेशली इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपकी इच्छा हो, और हर पेरेंट्स की इच्छा होती है, होनी भी चाहिए कि उनका बच्चा सफल हो, लेकिन बच्चे को फोर्स ना करें, उसको उसकी रुचि, उसके कंफर्ट, उसके आराम, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। फोर्स करके हम लोग बच्चे को सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे। एजुकेट तो कर देंगे, उसको पढ़ा लिखा तो देंगे, लेकिन हो सकता है कि वो लाइफ में उतना सफल ना रहे। तो बच्चे को अपने इंटरेस्ट के साथ जाने दें। अब अगेन उसी पॉइंट पे लौट आते हैं कि अगर आपका गोल, आपका लक्ष्य पहले से निर्धारित है, तब तो ये सब चुनाव की बात ही नहीं आती। जैसे किसी बच्चे का लक्ष्य पहले से निर्धारित है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो अगर डॉक्टर बनना है तो ये सारी समस्या एक साथ खत्म हो गई। सीधा सीधा है कि 10th के बाद में आप 11th-12th के अंदर बायोलॉजी के साथ जाइए और उसके साथ में प्री मेडिकल की तैयारियां कीजिए, या जो भी मेडिकल के एंट्रेंस पेपर है उनकी तैयारियां कीजिए और अपनी जो कैरियर है उसको परस्यू कीजिए। हो सकता है कि किसी बच्चे ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि मुझे तो इंजीनियर बनना है और मुझे तो IIT जाना है। अगर आपको IIT जाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप PCM लेंगे, तो आप फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के साथ जाएंगे और उसको करने के बाद में आप जो आपके प्री इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं उनमें बैठेंगे और सीधा अपने IIT पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि किसी बच्चे का लक्ष्य है कि मुझे तो प्रोफेसर बनना है, मुझे लाइफ में एक ही लक्ष्य है मेरा कि मैं लाइफ में लेक्चरर बनना चाहता हूं या प्रोफेसर बनना चाहता हूं। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो 100% बात तय हो गई कि आपको अब सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा कि आप साइंस के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आर्ट्स के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर कॉमर्स के प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो थोड़ा सा डिसीजन चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि किसी बच्चे का निर्णय ये हो कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं जाना, मुझे तो एरोनॉटिक्स में जाना है, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप उस फील्ड के साथ जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपका या आपके पेरेंट्स का लक्ष्य पहले से फिक्स है, उन्होंने माइंड में ये सेट कर लिया है कि हमें आखिर कौन सा कैरियर चूज करना है, तो हम उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन पहले से तय नहीं है तो फिर वहाँ पे हम अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और हम लोगों को देख लेनी चाहिए जिसका नाम है बैकग्राउंड और इकोनॉमिकल कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन। इसका मतलब क्या है? बैकग्राउंड से मेरा मतलब ये है, बैकग्राउंड और फाइनेंशियल कंडीशन से, कि सबसे पहले ये देख लीजिए कि आप रूरल बैकग्राउंड से आते हैं या अर्बन बैकग्राउंड से आते हैं। क्या आपका ओरिएंटेशन शहरी एटमॉस्फेयर में, क्या आप अपने आप को ओरिएंट फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, या हो सकता है आपका ओरिएंटेशन उस नेचर का ना हो, आपको गांव में रहना ही पसंद है। क्या आप अपने परिवार से दूर जाके रहने में, पढ़ने में, आगे कैरियर में दूर जाने में क्या आप कंफर्टेबल फील करते हैं? और इसके साथ साथ ये देखिए कि आपके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। इसका मतलब मान लीजिए कि हमने कोई ऐसा कोर्स सोच लिया मन में कि मान लीजिए कि मैंने सोचा मैं तो कमर्शियल पायलट बनना चाहता हूँ, और कमर्शियल पायलट बनने के लिए मैंने आज से पढ़ाई शुरू कर दी। 10th के बाद में सब्जेक्ट भी वैसे ही चूज़ किए, 3-4-5 साल में लगा रहा, और फाइनली जिस दिन मेरा कमर्शियल पायलट का कोर्स शुरू करने की बारी आई तो मुझे पता चला कि मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन तो इतनी अच्छी है ही नहीं कि वो कमर्शियल पायलट बनने के लिए जो फीस होती है वो दे पाएं। तो ये दोनों तीनों फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। प्री प्लान कर लीजिए चीज़ों को कि अगर मुझे कमर्शियल पायलट बनना है तो उसकी फ़ीस कितनी होगी, कितना खर्चा आता है, क्या मेरे पेरेंट्स उतना खर्चा अफोर्ड कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो पेरेंट्स को प्लान कर लेना चाहिए कि अगर 3 साल बाद पायलट की फ़ीस देनी है तो कैसे कैसे हम लोग दे पाएंगे। आप में से किसी ने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाके MS फाइनेंस करना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक हैवी कॉस्ट आने वाली है, तो उस कॉस्ट की प्लानिंग पहले से कर लेनी चाहिए। रूरल और अर्बन बैकग्राउंड की बात मैंने क्यों की? जो अर्बन बैकग्राउंड का बच्चा होता है वो नॉर्मली कम्युनिकेशन स्किल्स में और थोड़ा बहुत यूँ मान लीजिए कि वो पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा कंफर्टेबल पहले से होता है। लेकिन जब बच्चा रूरल बैकग्राउंड से आता है तो शुरुआत में थोड़ा सा शाय नेचर का होता है, तो उस बच्चे को कैरिकुलम में ढलते ढलते टाइम लगता है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसको आप ध्यान में रख लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब बच्चा रूरल बैकग्राउंड से सीधा एकदम हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाता है तो शुरुआत के 6-7-8 महीने उसको कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। तो ये सारे फैक्टर आपको ध्यान में रख लेने चाहिए। और इन सब के साथ साथ ये बात आप दिमाग में रखेंगे ही ऑब्वियसली कि हर आदमी कैरियर में सफल होना चाहता है, तो किसी भी विषय में जाएं, आपकी सफलता आप पे निर्भर करती है। ऐसा नहीं होगा कि किसी विषय के साथ में, किसी सब्जेक्ट के साथ में जाने से आपका कैरियर स्पॉइल हो जाता है। हर जगह आप अपनी सफलता को तो तलाश ही सकते हैं। अब एक बार हम लोग बात करें कि हमारे पास मेनली 10th के बाद में 3 सब्जेक्ट होते हैं चुनने के लिए। पहला सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमैनिटी, समझने के लिए मैं इसको नाम दे सकता हूँ आर्ट्स। तो पहला आर्ट्स सब्जेक्ट है जो आप चुन सकते हैं। आर्ट्स के साथ में दूसरा सब्जेक्ट है आपका साइंस। साइंस में अगर आप चुनते हैं तो साइंस में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप बायोलॉजी वाली स्ट्रीम चुन सकते हैं और या फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाली स्ट्रीम, मैथ्स वाली चुन सकते हैं।
और तीसरा ऑप्शन आपके पास में है जो कॉमर्स है। तो इन तीनों में से किसी, चारों में से रादर, चारों में से कुछ एक आपको चुनना होता है। अब हम लोग बात करें कि इन चारों को चुनते समय ये बात तो दिमाग में आएगी ना कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो पहला ऑप्शन आता है कि अगर आप आर्ट्स के साथ चले जाते हैं तो आर्ट्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, जो लोग क्रिएटिव नेचर के होते हैं उनके लिए आर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आजकल अलग अलग टाइप के राइटर्स का ज़माना है, तो आप अगर आर्ट्स के साथ जाते हैं तो फ्यूचर में अगर आपका राइटर बनने की इच्छा है तो आप आर्ट्स के साथ जा सकते हैं, आप अच्छे राइटर बन सकते हैं। लैंग्वेज पे आपकी अच्छी कमांड हो जाती है। हो सकता है कि आर्ट्स में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी लिटरेचर हो, तो लिटरेचर पे अच्छी कमांड होगी। इसके साथ साथ आप अपने कैरिकुलम में अलग अलग लिटरेचर पढ़ते भी हैं, तो एक तो वो चीज़ है कि आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं। इनके अलावा आर्ट्स के बच्चे रिसर्च में भी इन्वॉल्व हैं। रिसर्च से मेरा मतलब परमाणु बम बनाने से, एरोप्लेन बनाने से नहीं है। रिसर्च से मेरा मतलब है कि लिटरेचर रिलेटेड रिसर्च, उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ से मेरा मतलब है टीचिंग एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, वहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। मतलब आप चाहे तो आप स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर टीचर बन सकते हैं, आप चाहे तो स्कूल कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर बन सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं। इन सभी के साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि हर बच्चा आज के दिन ख्वाब देखता है कि मुझे बड़ा होकर कलेक्टर बनना है। तो अगर आप आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर हर स्टेट के अंदर अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप आर्ट्स के साथ जा सकते हैं। वहाँ पर नेचुरली एक थोड़ा सा एडवांटेज बच्चे को मिलता है। इसके साथ साथ अगर आपकी ओरिएंटेशन फिक्स है पहले से कि मुझे तो कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो गवर्नमेंट जॉब के साथ जाना चाहें तो भी आप आर्ट्स का विषय ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आर्ट्स में अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोटी मोटी बात करें तो ये ऑप्शन तो आपके पास में है ही। इसके साथ आप जानते हैं कि कुछ आर्ट्स में जब आप लोग होते हैं तो कुछ फाइन आर्ट्स वगैरह के कोर्सेज होते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है, जैसे आपने मान लो कि इकोनॉमिक्स में रिसर्च करना है, इकोनॉमिक्स में आप बहुत आगे स्टडी करना चाहते हैं, तो इस तरह के विषय आर्ट्स के साथ में आप चुनाव कर सकते हैं। और कैरियर की संभावनाएं यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। आज के दिन तो धीरे धीरे आर्ट्स लोगों की पसंद बनता जा रहा है। एक टाइम था जब लोग आर्ट्स को कम चुना करते थे। उसके बाद बात आती है साइंस की। अगर आप साइंस में जाते हैं तो साइंस में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बायोलॉजी वाले स्ट्रीम में जाएंगे या फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या पीसीएम या मैथ्स के साथ जाएंगे। मैथ्स के साथ जनरली वो लोग जाते हैं जिनको इंजीनियरिंग में आगे कुछ करना है। तो जो लोग इंजीनियरिंग में आगे कुछ करना चाहते हैं वो मैथ्स का ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। इंजीनियरिंग में दुनिया भर की संभावनाएं हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दुनिया भर की है। तो बहुत सारी इंजीनियरिंग आज के दिन, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंजीनियरिंग, तो बहुत सारी इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स हैं। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपका ख्वाब हो कि मुझे आईआईटी में जाना है, तो डेफिनेटली ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। अगर आप बायोलॉजी के साथ जाते हैं तो आपका मेडिकल फील्ड में कुछ भी काम करने की इच्छा है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर के अलावा अगर किसी को नर्सेज वगैरह बनना हो तो वहाँ जा सकते हैं। अगर किसी को रिसर्चर बनना हो वहाँ जा सकते हैं। अगर किसी को एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है तो वहाँ जा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी संभावनाएं, फार्मासिस्ट बनना है, इस तरह की बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पे खुल जाती हैं। अब वो आपका पहले से तय होगा कि आपको करना क्या है। आजकल इतनी सारी फार्मा कंपनीज़ हैं, फार्मा कंपनीज़ में भी आपको जॉब मिल सकती है। ये तो है ही। इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें तो क्या इनके पास में गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन होंगे? डेफिनेटली। गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स होती हैं उनमें जनरली एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए। तो सरकारी नौकरियों में जाने के लिए इन चॉइसेस से कोई फ़र्क एज सच नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप आर्ट्स ग्रेजुएट हैं तब भी फॉर्म भर पाएंगे, साइंस ग्रेजुएट हैं तब भी फॉर्म भर पाएंगे, और अगर आप मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट करके बैठे तब भी भर पाएंगे। तो मैक्सिमम वैकेंसीज़ के अंदर सारे के सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके ये अपने जो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं वो तो हैं ही, उनके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन यहाँ भी बना हुआ है। अगर कोई प्रोफेसर बनना चाहता है तो ऑब्वियसली बायोलॉजी अगर पढ़ी है आपने, बीएससी किया है, तो आप बायोलॉजी में प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप मैथ्स के प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वो यहाँ भी बन सकते हैं। और आईएएस बनना, आईपीएस बनना, वही ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है। इन कोर्सेज के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप यूपीएससी की तैयारी या ये सब जो करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कॉमर्स की। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो क्या वहाँ पे कैरियर में आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे? कॉमर्स के बारे में मैं एक अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बना लिया है, या ओवरऑल यूँ समझ लीजिए कि कुछ एक स्टेट में स्पेसिफिकली जहाँ पे रूरल एरिया थोड़ा ज़्यादा है,
मतलब रूरल स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे बच्चों के मन में एक खौफ डाल दिया गया है कि कॉमर्स के अंदर नौकरियाँ नहीं हैं, इसलिए कॉमर्स को विषय के रूप में ना चुने। एक माहौल बन गया। धीरे धीरे बच्चों की संख्या भी कॉमर्स के स्कूलों में कम होती जा रही है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं राजस्थान का एग्जाम्पल लूँ तो राजस्थान में हर साल कॉमर्स में रजिस्टर होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या घटती घटती और घटती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और अच्छी बात मैं क्या बताने वाला था कि क्या कॉमर्स एक सेफ विषय है चुनने के लिए? तो देखिए, ऐसा हो इसलिए रहा है कि एक बच्चों ने एक मेंटालिटी बना ली है, ओवरऑल एक माहौल बना दिया गया है कि कॉमर्स में सरकारी नौकरी का बहुत सारा ऑप्शन नहीं है। और कुछ एक पर्टिकुलर ऐसे स्टेट हैं जैसे कि यूपी, जैसे कि झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनके अंदर बच्चे प्राइवेट जॉब से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। वहीं पर आप बॉम्बे की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, इन एरियाज़ के बच्चे गवर्नमेंट की बजाय एमएनसीज में जाना, प्राइवेट कंपनी में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो एरिया के हिसाब से फ़र्क पड़ता है। अभी मैंने अर्बन और रूरल की बात की थी, तो वो बात यहाँ पे काम आती है कि अर्बन एरिया का बच्चा नॉर्मली एमएनसीज में जहाँ पे हाई प्रोफाइल जॉब्स होती हैं उनकी तरफ ज़्यादा जाता है। वहीं पे रूरल बैकग्राउंड का बच्चा एक सेफ कैरियर ढूंढता है, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा रखता है। तो ऐसा माहौल बन गया कि कॉमर्स के लिए बहुत सारी सरकारी नौकरियां अलग से नहीं आती हैं, इसलिए कॉमर्स लेने में कोई फायदा नहीं है और बच्चों ने धीरे धीरे कॉमर्स लेना कम कर दिया। मैं आपको दिखाता हूं कि कॉमर्स में कितने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और शायद कॉमर्स लेने के बाद में अगर आप ठीक से पढ़ते हैं और अपने विषय पे आपकी कमांड है तो शायद आपके लिए नौकरियां पक्की ही हैं। कैसे? अगर आप कॉमर्स ले लेते हैं तो आगे आप क्या कर सकते हैं? आप सभी ने एक बड़े ही प्रेस्टिजियस कोर्स का नाम सुना होगा जिसका नाम है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप चाहें तो आप सीए बन सकते हैं। और अगर कोई मुझे ये बात कहता है तो मुझे इस बात को सुन के हंसी आती है कि सीए बनने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं दे आर हाईली पेड, उनकी बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं। और इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सैलरी समहाउ कहीं ना कहीं आप अगर से एक अंदाज़ा लें तो 6-7-8 लाख रुपए से शुरू होती है, मतलब महीने के 40-50,000 से स्टार्ट होती है जब वो फ्रेशर होते हैं। और उसके बाद में ये सैलरी महीने की 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए भी है। करोड़ों के पैकेज हैं लोगों के। तो जैसे जैसे आप कैरियर में आगे जाएंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए सिर्फ नौकरी करना ही ज़रूरी नहीं है। जैसे एक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस कर सकता है, वैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी क्लाइंट होती हैं, करोड़ों रुपए के अंदर उनका टर्नओवर होता है। तो एक बहुत सक्सेसफुल अच्छा कैरियर यहाँ पे हो सकता है। सीए के साथ ही एक और कोर्स होता है जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी। भारत में हर कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी होना ज़रूरी है, मतलब गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ पे वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी होना ज़रूरी है। तो यूँ समझ लीजिए कि आपको तो गारंटी मिल रही है कि अगर कंपनियों के अंदर कंपनी सेक्रेटरी होंगे तो जो बच्चे सेक्रेटरी बनेंगे उन्हीं को तो जॉब मिलेगी। अगर हर कंपनी को अपना ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना है तो आप तो कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकते। ठीक ऐसे ही एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, आजकल उसका नाम हो गया सीएमए। ये 3 ऐसे कोर्सेज हैं जो 12th क्लास के बाद आप एनरोल हो सकते हैं और इन तीनों कोर्सेज के अंदर कैरियर में अपार संभावनाएं हैं। बेरोजगार कभी नहीं रहोगे, सैलरीज बहुत अच्छी मिलेंगी और जिन कंपनीज में आप जाएंगे वहाँ पर आप मैनेजेरियल प्रोफाइल में जाएंगे, हाई प्रोफाइल जॉब्स में जाएंगे, क्लर्क नहीं बनेंगे, ऊँची जॉब मिलेगी। इनको करने में आजकल एक और फ़ायदा हो गया। फ़ायदा कैसे? समझिए, बाज़ार में जितनी भी कंपनीज़ हैं, व्यापार है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ना है। व्यापार तो कम नहीं हो रहा ना, डेली कॉमर्स बढ़ता जा रहा है। अगर व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो व्यापार को संभालने वाले लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और धीरे धीरे जब बच्चों का ओरिएंटेशन कॉमर्स की तरफ कम हो रहा है तो यूँ समझ लीजिए कि इन कोर्सेज में अब इनपुट कम आ रहा है, कम बच्चे आ रहे हैं। कम बच्चे आएंगे तो कम बच्चे पास होंगे, और अगर कम बच्चे पास होंगे और बाज़ार में रिक्वायरमेंट दिन दिन बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए आगे आने वाला फ्यूचर बहुत सुरक्षित हो जाएगा कि अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आपकी नौकरी पक्की। इसके अलावा कॉमर्स में एक और ऑप्शन आपके पास में है जिसका नाम है एमबीए। तो आगे जाके आप एमबीए कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे। 12th के बाद में बीबीए कर लीजिए तो भी आप एमबीए कर सकते हैं, और अगर आप बीबीए नहीं भी करते, बीकॉम करते हैं, तब भी जाके आप एमबीए तो कर ही सकते हैं। तो ये सारे विकल्प आपके पास में है। इसके साथ साथ ये भ्रांति जो बच्चों के मन में डाल दी गई कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए सरकारी नौकरी नहीं आती, तो मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूं कि सारी सरकारी नौकरियों में जो मेजॉरिटी सरकारी नौकरियां हैं उनमें एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। तो अगर आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में है तो आप एलिजिबल हो, तो आप कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं तब भी एलिजिबल हैं। आरएस, आईएएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या जो भी इतनी बड़ी बड़ी आईएएस आईपीएस की नौकरियां, प्रशासनिक अधिकारियों की नौकरियां, उनमें भी कॉमर्स वाला एलिजिबल है, वो फॉर्म भर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्म भरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर वो नौकरी जो बाकी लोग ग्रेजुएट्स के लिए वो आपके लिए भी है। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए सारी एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से स्कूलों के अंदर आर्ट्स वाले टीचर चाहिए, साइंस वाले टीचर चाहिए, वैसे ही स्कूलों के अंदर कॉमर्स के टीचर भी चाहिए। तो कॉमर्स के टीचर्स की गवर्नमेंट वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ
कॉलेजेस के अंदर भी कॉमर्स के प्रोफेसर चाहिए होंगे, वहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट आती है। बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी आपके पास जॉब्स हैं, आप बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दुनिया भर की संभावनाएं कॉमर्स वाले बच्चों के पास भी यहाँ पे बनी हुई हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑप्शंस, किस तरह के ऑप्शन बाज़ार में होते हैं। तो जब भी आप डिसीज़न लें, इन सारी बातों को ध्यान में रखें, सारी बातों को एनालाइज करके फाइनली अपने मन की सुने। जहाँ पे आपका मन गवाही देता है, मन जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दर्शाता है, वो ऑप्शन आपके लिए कैरियर में हमेशा सुरक्षित और बेस्ट रहेगा। हो सकता है कुछ बच्चों का पहले से क्लियर है कि हमें 2 साल यहाँ पे 12th करनी है, 12th के बाद में फॉरेन जाना है, तो उन बच्चों के लिए ये सब बातें इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आप असमंजस में हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी सारी बातें आपको पता चलेगी। और अंत में इस सेशन को मैं यही कह के कंक्लूड करूंगा कि सफलता इन प्रश्नों पे निर्भर नहीं करती, सफलता आपके ऊपर निर्भर करती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। हम लोग इसी क्रम में आगे जो भी सीरीज़ के वीडियोज़ हो सकेंगे उनके माध्यम से और आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये सामान्य जानकारी है, जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होगा। धन्यवाद।